छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विलेज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन स्टडी लेसन 3 में रासायनिक बलगति में। अभी तक आपने देखा कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग नियम के बाद एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, उनका जो वेग नियम होता है उसका समाकलित रूप क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अपने कोर्स में 2 तरह की अभिक्रियाओं के लिए अप्लाई है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बारी बारी से एक एक करके हम समझेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम। ठीक है, माना कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी इस तरह से है ए गिव्स प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर के ए ब्रैकेट की पावर 0। क्योंकि हमने आपको बताया है कि यदि अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो उसके वेग नियम में, तो उस अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की घातें कितनी होंगी? 0 होंगी। तो इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और जैसे कि हम लोग कंसीडर पहले से करके चले हैं, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की 0 घात पर निर्भर करेगा। ध्यान रखिए, अभिक्रिया की 0 घात पर निर्भर करेगा। तो अभी यहाँ से क्या हो जाएगा? हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अभिकारकों के रूप में क्या होता है? डी ए ब्रैकेट अपॉन dt और k। और आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी की भी राशि की घात जब 0 होती है या 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जैसे 1 रखते हैं तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है माइनस dt डी ए ब्रैकेट अपॉन dt इक्वल टू k। थोड़ा सा पक्षांतर कर करके ऐसा कर लेते हैं इसको, डी ए ब्रैकेट अपॉन इक्वल टू के इंटू डी टी। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ का क्या करने पर? समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू डी ए ब्रैकेट इक्वल टू के की कांस्टेंट है 1 इंटू डी टी। दोस्तों यहाँ पर कुछ समाकलन के फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर ए ब्रैकेट के सापेक्ष 1 का समाकलन होगा और यहाँ पर टी के सापेक्ष 1 का समाकलन होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है, उसी तरह से 1 का समाकलन t के सापेक्ष t होगा। इसी तरह से 1 का समाकलन a ब्रैकेट के सापेक्ष a ब्रैकेट होगा। तो ये जो है समाकलन के कुछ फॉर्मूले हैं, आपको इनको एक बार देख लेना है। बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा हेडेक करेंगे, मैथ वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं माइनस 1 का समाकलन a ब्रैकेट के सापेक्ष क्या आएगा? a ब्रैकेट इज इक्वल टू k इंटू 1 का समाकलन t के सापेक्ष 1। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं, रफ कर देते हैं। यहाँ देखिए a ब्रैकेट के सापेक्ष 1 का समाकलन a ब्रैकेट, 1 का समाकलन t के सापेक्ष t। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा? यहाँ से देखिए यदि जब t का मान 0 है, जब t का मान 0 है तो शेष सांद्रता a ब्रैकेट की जगह प्रारंभिक सांद्रता। तो शेष सांद्रता a ब्रैकेट बराबर क्या हो जाएगा? a ब्रैकेट नॉट हो जाएगा। जहां a ब्रैकेट क्या है? जहां a ब्रैकेट नॉट प्रारंभिक सांद्रता, A की प्रारंभिक सांद्रता। तो देखिए दोस्तों, जब t इज इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ। तो A ब्रैकेट यानी कि शेष सांद्रण जो है वो क्या हो जाएगा? उसका प्रारंभिक सांद्रण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज समीकरण 1 में रखते हैं।
समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण एक दिया है अपना माइनस ए ब्रैकेट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 0 मतलब नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू 0। यहां पर एक कांस्टेंट लेके चलते हैं k ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू c। यहाँ पर एक c कांस्टेंट इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि समाकलन एक्चुअली मैथमेटिक्स में समाकलन दो तरह के होते हैं, एक निश्चित समाकलन एक अनिश्चित समाकलन। जब कोई अनिश्चित समाकलन दिया होता है तो साथ में उसके आंसर्स में उसका समाकलन रूप के बाद में उसका एक कांस्टेंट लेना पड़ता है इसके बाद। तो देखिए यहाँ से हमारा c की वैल्यू क्या निकल आई माइनस ए ब्रैकेट नॉट इज इक्वल टू c। ये c की वैल्यू फिर पुनः समीकरण में रखने पर c की वैल्यू पुनः समीकरण एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा माइनस ए ब्रैकेट इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस ए ब्रैकेट नॉट। इसको पक्षांतर करके करते हैं तो ये k t इक्वल टू हो जाएगा a ब्रैकेट नॉट माइनस a ब्रैकेट। यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1/t a ब्रैकेट नॉट माइनस a ब्रैकेट। तो देखिए ये k इक्वल टू जो वैल्यू आई है इसे ही अभीष्ट समाकलित वेग नियम है, समाकलित वेग नियम है। कौन सी अपक्रिया के लिए? शून्य कोटि के लिए। तो ध्यान से देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम है, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ देखिए अगर शून्य कोटि अपक्रिया के लिए अगर हमें समाकलित वेग नियम निकालना है तो देखिए ध्यान से माना कि कोई शून्य कोटि की अपक्रिया इस तरह से है A गिव्स प्रोडक्ट और ये गिव्स प्रोडक्ट अगर शून्य कोटि की अपक्रिया है तो इसका वेग नियम कहता है, ये क्या कहता है? तो इसका वेग नियम कहता है कि अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा। अर्थात अपक्रिया का वेग जैसे कि हम अभिकारक के रूप में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी अपक्रिया की जो औसत दर या दर है वो दो रूपों में फाइंड कर सकते हैं, एक अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन के रूप में और दूसरी उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन के रूप में। तो यहाँ पर हमने अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के रूप में नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि ये अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन के रूप में ये दर फाइंड कर रखी है। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखा है अपक्रिया की वेग के स्थान पर माइनस डी ए ब्रैकेट अपॉन डी टी रखा है इज इक्वल टू के, और जब ए ब्रैकेट की पावर 0 है क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया है तो उसका मान आपको सबको पता है कि 1 होता है। तो फिर ये क्या होगा, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे या फिर ये समझिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक समीकरण सामने दिखता है। अब इस तरह से इस दोनों तरह के पक्षों का, दोनों तरफ के पक्षों को हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि दोनों तरफ का हम समाकलन करेंगे, जिसके लिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि 1 का समाकलन ए ब्रैकेट के सापेक्ष ए ब्रैकेट ही होगा। कहते हैं कि 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष होता है उतना ही मान आता है, तो इसलिए इस हिसाब से हमारा 1 का समाकलन ए ब्रैकेट और 1 का समाकलन t के सापेक्ष t ब्रैकेट यानी के टी प्लस सी। यहाँ c एक कांस्टेंट है, जहाँ c एक कांस्टेंट है। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ है कि जब t का मान 0 होगा, अर्थात अपक्रिया में समय पास हुआ ही नहीं, जब t का मान 0 होगा तो उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, जो उसकी शेष सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जब t का मान 0 होगा तो a का पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, अर्थात a की सांद्रता जो शेष सांद्रता है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a ब्रैकेट नॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी हिसाब से फिर जब हम ये दोनों वैल्यू समीकरण नंबर 1 में यहाँ रखते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ एक कांस्टेंट का मान वैल्यू प्राप्त होती है। पुनः इस कांस्टेंट वैल्यू की जगह हम समीकरण 1 में इसे पुट करते हैं तो हमें k के रूप में और t के रूप में प्रारंभिक सांद्रण और शेष सांद्रण के रूप में हमको एक व्यंजक मिल जाता है। यही व्यंजक शून्य कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम या वेग समीकरण के नाम से जाना जाता है।
अब आइए देखते हैं इसी के साथ शून्य कोटि क्रिया के साथ साथ जैसे ही हम प्रथम कोटि क्रिया के लिए भी हम इसी तरह से उसका व्यंजक, उसका समाकलित विवेक नियम का व्यंजक हम निकाल सकते हैं। जैसे कि शून्य कोटि क्रिया को कंसीडर किया था, ठीक उसी प्रकार से हम प्रथम कोटि क्रिया को भी एक कंसीडर कर लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या मान लेते हैं? ए गिव्स प्रोडक्ट। छात्रों ये अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो इसका वेग नियम भी चेंज हो जाएगा, तो उसके वेग नियम से क्या होगा? वेग नियम अभिक्रिया का वेग बराबर के ए ब्रैकेट की पावर 1। अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से कहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों के बराबर होता है। ये घातें अगर ज्यादा हो तो उनका योगफल के बराबर होता है। तो यदि ये शून्य कोटि, यदि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसकी घात 1 होगी, यानी कि उसका अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की 1 घात पर निर्भर करेगा। अर्थात अभिक्रिया के सांद्रण के अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होगा। अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर के ब्रैकेट ए है। यहाँ के क्या है? कांस्टेंट। यहाँ के क्या है? कांस्टेंट। यहाँ इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट। अब देखिए क्या होगा, वही सेम जैसे कि अभी पिछले वीडियो में किया था। अभिक्रिया का वेग डी ए ब्रैकेट अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए ब्रैकेट ए ब्रैकेट। थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका ए ब्रैकेट अपॉन ए ब्रैकेट इज इक्वल टू डी टी। दोस्तों जैसे कि पिछले अभिक्रिया में किया था, आपने पिछले टॉपिक में किया था, दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे ऑन इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो दोस्तों क्या होगा? -1 अपॉन ए ब्रैकेट बी ए ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 जी। दोनों तरफ का समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो दोस्तों यहाँ भी एक रूल होता है कि समाकलन 1 अपॉन x का समाकलन x के सापेक्ष log x होता है, log x होता है। अर्थात 1 अपॉन x का समाकलन x के सापेक्ष log x होता है। तो इसी प्रकार 1 अपॉन a का सापेक्ष 1 अपॉन a ब्रैकेट का समाकलन जो है a ब्रैकेट के सापेक्ष log a ब्रैकेट होगा इज इक्वल टू 1 का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t होगा। 1 का समाकलन तो यहाँ पर 1 का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t होगा। जैसे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? अभी समीकरण 1 है, फिर वही कंडीशन लगेगी कि जब t इज इक्वल टू 0, जब t का मान 0 है, जब t का मान 0 है तो फिर उसकी शेष सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता बन जाएगी। अभिकार की एक ही शेष सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता बन जाएगी। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लॉग पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, log a ब्रैकेट नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। सो हमारे यहाँ c की वैल्यू फाइनली हमें फाइनली मिल जाएगी माइनस log a ब्रैकेट अब ये c की वैल्यू जो है हम समीकरण नंबर 1 में पुनः रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट log a ब्रैकेट इज इक्वल टू k इंटू t
प्लस की जगह माइनस, माइनस वैल्यू है log a ब्रैकेट 0 आधार e। इसको पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा t इक्वल टू log a ब्रैकेट नॉट माइनस log a ब्रैकेट, और दोनों में आधार क्या है e। यहाँ पर एक log का लॉ लगेगा, log a ब्रैकेट नॉट अपॉन a ब्रैकेट। दोस्तों एक लॉ होता है कि log m अपॉन n को log m माइनस log n लिखते हैं। Then k is equal to क्या हो जाएगा 1 अपॉन t इंटू log a ब्रैकेट नॉट अपॉन a ब्रैकेट टू द बेस t। अब यहां पर क्या करिएगा, यहां पर क्या करिएगा, जब ये आधार e log का जब आधार e होता है और इस आधार को अगर हमें बेस 10 में करना होता है तो उसके लिए इसी इक्वेशंस को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2.30 अपॉन t, यानी इसकी नंबर से हम जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो log का जो आधार है इट विल बिकम 10 a ब्रैकेट नॉट अपॉन a ब्रैकेट। तो दोस्तों ये हमारा निकल आया है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अभीष्ट, यही अभीष्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम है। बहुत ही आसान है दोस्तों, दोनों समीकरणों को, दोनों व्यंजकों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने के लिए देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो अपना अभिक्रिया की आणविकता के बारे में है और उसके लिए हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।